है। इतना दर्द होता था यहाँ पे कि यार ये सब सुनने को मिल रहा है। यार कितना अच्छा नाम दिया था जो ईंट से बनता है। चोरों ने ये क्या किया था कि उसे भी तोड़ दिया था। वो चोरी ना बहुत बड़ा कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करते गया। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त को बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। जी, अल्लाह जब चाहता है ना आपको तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर आपका यकीन ऊपर वाले पे हद से ज्यादा हो तब तो फिर अल्लाह क्या करिश्मा दिखाएगा वो तो अल्लाह ही जाने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसको इतनी परेशानियां होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और वो काम अपना करता गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो रोड पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्स बेचा करता था। आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चे की जो अपनी बाप के लिए इतनी सी भी पैसा ना ला पाया उसके इलाज के लिए। फिर उसकी जो जिंदगी ने मोड़ पलटा तो वो ऐसा हुआ कि वो देखते बनता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है उसकी जिंदगी की ऐसी कहानी जो सहला देने वाली थी। इससे पहले कि आप वीडियो को देखें फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ऐसा स्ट्रगल बिहाइंड द सीन। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आप जो अभी ये यहाँ पे सामने टेबल देख पा रहे होंगे, ये ऐसा दो टेबल था और इसी पे मैं मैदा को गूंथता था। अपना एक प्लाई का उस पर जो सनमाइका जो होता है वो लगवा कर एक बैकग्राउंड बना लिया था। और उस समय थोड़ा सा और इनकम आने लगा था तो मैं डेस्क वगैरह भी बनवा लिया था। और जो लाइट का व्यवस्था है वो मैं मतलब जुगाड़ लगाकर काम करता था। तो ये सब इस रूम से स्टार्ट हुआ था। मैं चाहता हूं ना कि एक गरीब आदमी गरीब ना रहे। उससे भी हक है यार कि वो भी एक थार पे बैठ सकता है। उसे भी हक है कि एक अच्छा खासा घर में रह सकता है। मतलब क्या वो गरीब पैदा हो गया तो क्या वो झोपड़ी में ही रहेगा? क्या वो गरीब पैदा हो गया तो सिर्फ वो साइकिल से ही चलेगा? पैदल ही चलने का हक है, उससे भी बुलेट पे चढ़ने का हक है मेरे दोस्त। इसीलिए आज जो मैंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया है, जो लाइफ में मैंने मुझे सीखा है, जो मुश्किलें को मैंने झेला है, वो सबसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इस कहानी पे एक फिल्म बन सकती है और वो फिल्म आगे चल के हो सकता है सुपर हिट भी हो जाए। मैं राजा राम प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका सबसे फेवरेट जोश टॉक्स। मेरी कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले। तो मेरा जन्म 1 जनवरी 1997 को हुआ है, लेकिन हमारे माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही जन्म तिथि हो गया मेरा, लेकिन मैं अपना बर्थडे 8/8/1997 को मनाता हूँ। मेरा जन्म झारखंड के गढ़वा जिला के अंदर एक रमना प्रखंड के अंदर हुआ है। और मेरे पिताजी जब मेरा जन्म हुआ था उस समय रिक्शा चलाते थे, ठेले पे चना बादाम बेचा करते थे और साथ ही साथ किसी के यहाँ मजदूरी भी किया करते थे। और प्लस में उन्होंने खैनी वो वगैरह भी बेचा है जाकर बाहर में। तो मेरे पिताजी चाहते थे ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम मेरे बच्चे ना करें। इसीलिए उन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने हमें एक पास में ही, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे हमारा एडमिशन करा दिया और फिर हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। मैंने उस स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा, मैं मात्र उस स्कूल में 2 क्लास तक ही पढ़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान को मंजूर ही नहीं था यार कि मैं एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, मैं अच्छा आगे लाइफ में जो मेरे सपने हैं वो मैं पूरा करूं, नहीं मंजूर था। वहीं पे मेरे भाई मेरे पिताजी को लंकवा मार दिया। और यार जब पिताजी को लंकवा मारा था मैं उसी जगह था और मेरी उम्र कुछ ऐसी भी नहीं हो रही थी कि मैं सब कुछ समझ पाता। पिताजी बताते जा रहे थे कि बाबू ठंडा लागत बताएं, इसे गर्म करके छोलनी दे दो यार। तो मैं उनको भाग भाग के देता था, घर में कोई नहीं था। तो फिर सब लोग घर पे आए, ये सब पता चला तो सबको बहुत धक्का लगा यार। जब हम लोग इलाज करवाने गए थे तो हमारी इलाज भी नहीं हो रही थी। कारण था ना कि डॉक्टर को पता था कि यार ये पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह पे इंसानियत बची हुई है।
गांव के एक वो आज नहीं है हमारे बीच, गुजर गए हैं, गोपाल साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा था, चीख के कहा था कि महिपाल साहब, मेरे पिताजी का नाम है, तो जितना दवाई चाहिए ले जाइए, पैसा का टेंशन मत लिया, बाद में ही दिया। तो फिर जाकर वहां से हमारी इलाज शुरू हुई पिताजी की, फिर वो ठीक हुए। इस बीच हमारे पास पिताजी जो भी थोड़े बहुत पूंजी इकट्ठा किए थे, उन सभी से पाई पाई जोड़कर ना घर पे ही ब्रेड का कारखाना शुरू कर लिए थे, ताकि बच्चे अच्छा देख सके यार। वो भी अच्छी जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, घिसने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। तो इसलिए वहां पे ब्रेड का फैक्ट्री शुरू हो गया। हम धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ ही रहे थे। मेरे पिताजी किताबें लेके दे दिया करते थे, कॉपी कलम घटता था तो दे दिया करते थे। लेकिन ये क्या, हमारे घर में जो हमने फिर से कमाई किया था, हमारे घर में चोरी हो गया। जो पिताजी ने ब्रेड का फैक्ट्री शुरू किया था, वो जो फैक्ट्री था वो एक दुकान था, और वो फैक्ट्री एक मशीन आजकल मिलता है, लेकिन वो मशीन हम लोग के पास नहीं था। हाथ से बनाया हुआ इस तरीके से एक फैक्ट्री रहता है जो ईंट से बनता है। चोरों ने ये क्या किया था कि उसे भी तोड़ दिया था। वो चोरी ना बहुत बड़ा झटका था, लंकवा से भी बड़ा झटका था। उस समय तो हमारे पास कुछ पूंजी भी था ना कि हाँ चलो पिताजी ने शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ तो हमारी रास्ता ही बंद हो गया था, आगे फुल स्टॉप लग गया था कि यार अब हमारे पास कुछ भी सोचने का नहीं है, और हम एकदम से कंगाल हो गए। लेकिन जैसे तैसे करके पिताजी ने और मम्मी ने गए, वहाँ पे पास में हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनसे 5,000 रुपये एज ए लोन ब्याज पे उन्होंने लिया कि हमें दे दीजिए, हमारे ये सिचुएशन हो गया है। उन्होंने दे दिया। अब वहाँ से जैसे तैसे करके फिर से पिताजी ने अपने उस मुकाम को शुरू किया। लेकिन अब हमें ये अकल आ चुकी थी, हमें दिमाग खुल रहा था कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी आगे की पढ़ाई जो थी वो अब प्राइवेट से बंद होके सरकारी में शिफ्ट हो गया था। अब हम प्राइवेट में नहीं पढ़ते थे, अब हम सरकारी में पढ़ते थे। वहां पे हमारा एडमिशन हो गया, लेकिन हमारे पास किताबें लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, किताबें तो स्कूल से मिल जाती थी, लेकिन कॉपी भी चाहिए, कलम भी चाहिए, जरूरी इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। तो वो सब कुछ हमें अपने पैसों से कमा कर लेना पड़ता था। जब हम दिन के मॉर्निंग में ही उठ जाते थे, सुबह में ही उठ जाते थे, 5 बजे उठते, वहां पे उठ के और फिर हम गले में टोकरी लटकाकर और ब्रेड बेचने ले जाते थे। मेरी उम्र उस समय आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन हिल सकती है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 8 से 9 साल थी। और उस समय वो बच्चा खेलने कूदने की उम्र था, शरारत करते थे, पिताजी उनको मारते, लेकिन नहीं, बच्चा तो अब जवान हो गया था, पापा के जूते पहनने लायक हो गया था। नहीं, 8 साल की उम्र में मैंने गले में टोकरी लटकाकर ब्रेड बेचा है। लोगों के घर घर जाकर, गांव गांव रोड पे जाकर मैंने ब्रेड बेचा है, और चिल्ला चिल्ला के कहता था, ब्रेड, पावरोटी ले लो, बिस्किट ले लो, 5 रुपए 10 रुपए वाला ले लो। इस तरीके से मैंने चिल्ला चिल्ला के बेचा है। मैं जिस प्राइवेट स्कूल को छोड़ा था वहां पे भी जाकर मैंने ब्रेड बेचा है, जिस स्कूल में कंटिन्यू पढ़ रहा था वहां पे भी जाकर ब्रेड बेचा है। तो फिर वहां पे मुझे एक नया नाम मिल गया। मेरा नाम पिताजी ने कितना अच्छा दिया, राजा राम प्रसाद, लेकिन फिर लोगों ने मुझे परोटिया कहने लगा। क्लास में मैं जाता था, अरे परोटिया आगे ले, अरे परोटिया यहाँ पे आजा बैठ जाओ, परोटिया झाड़ू लगा दे, परोटिया मेरे लिए पानी ला दे। यार 8 साल की उम्र में मैंने इतनी तकलीफें झेली है, इतना दर्द होता था यहाँ पे कि यार ये सब सुनने को मिल रहा है। यार कितना अच्छा नाम दिया पिताजी ने, राजा राम प्रसाद। आप लोग ये शब्द नया सुन रहे होंगे यार, परोटिया। परोटिया का मतलब होता क्या है? आज हम लोग जो स्लाइस ब्रेड खाते हैं, जो डबल रोटी खाते हैं, उसे हमारे गांव इलाके में उसे परोटिया के नाम पावरोटी कहते हैं। तो वो पावरोटी बेचने वाला, ब्रेड बेचने वाला लड़का जब चिल्लाता था गांव में, पावरोटी ले लो, ब्रेड ले लो, तो वहां पे जो भी उनको नाम मिला परोटिया, तो वही परोटिया ही रख दिए। ये सब सिनेरियो ऐसा ही चल ही रहा था। लेकिन 2014 मेरे लिए एक श्राप साबित हो गया। जो पिताजी ने मेरे लिए इतना बड़ा सपना देखा था कि यार सब अच्छा ही चल रहा था, सपना देखा था कि रिक्शा नहीं चलाएगा, अच्छी जिंदगी जिएगा, लेकिन 2014 सितंबर महीना मुझे आज भी ये याद है और हमेशा जीवन भर याद ही रहेगा। डॉक्टर ने ये कह दिया
कि अब आपके पिताजी नहीं रहे। मैं ये खड़ा ही था, ऐसे ही खड़ा था, सीधे अपने पापा के पैरों पे जाकर गिर गया। संभलने का समय क्या होता है, उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर कहावत कहते हैं ना कि कफन खरीदने के भी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, इलाज कराने के लिए नहीं पैसे थे, इकट्ठा हुआ तब गए। पापा के अब काम क्रिया करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। कर्ज लेकर हम पापा के जो काम क्रिया है वो किए। 75,000 रुपये का कर्जा हो गया था। 25,000 रुपया जब कंप्लीट हो गया सब कुछ, 25,000 रुपया हितनाथ जो भी मेहमान थे उन्होंने बांटा कि अब तुम तीनों को इसका कर्ज को अदा करना है। अब क्या हुआ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, बलराम सर मुझे वहीं के पास के स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करा दिए। मैं दुकान में स्टाफ के रूप में भी काम किया हूँ। अब क्या है कि मैं टीचिंग करा ही रहा था, उसी बीच मुझे एक कॉल आ गया, मेरे जूनियर फ्रेंड का कॉल आया कि भाई आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें 15,000 का जॉब मिलेगा। मैं तो वाह बड़ा खुश हो गया यार कि चलो भाई अब मुझे 15,000 रुपये कमाने को मिलेगा। जो बच्चा 2,000 रुपये ट्यूशन स्कूल में पढ़ाकर कमाता था, 2,000 रुपये प्लस में दुकान में शॉप में काम करके 4,000 रुपये कमाता था महीना का, अब मुझे 15,000 मिल रहे थे। तो भाई जैसे तैसे करके मैं वहाँ चला गया, इंटरव्यू दिया। सारा प्रोसेस ऐसा था भाई कि आप एकदम अच्छा जॉब प्राप्त कर रहे हो, 15,000 का जॉब पा रहे हो। सिनारियो कुछ ऐसा बनाया गया था कि मुझे ट्रस्ट हो गया था कि हाँ अब मुझे 15,000 का जॉब। लेकिन वहाँ पे कंडीशन लग गया कि इसके लिए आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरे पिताजी जो देहांत हुए, उनके नाम पर एक LIC था, मुझे उनसे पैसे मिले 75,000 रुपये। तो वो पैसे से ही मैं वहां पे ज्वाइन हो गया और बाद में मुझे पता चला कि वो नेटवर्किंग है। लेकिन अब मेरी काया पलट होने वाली है। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वहां पे भाई मोटिवेशन ना इतना भर भर के मिलता है नेटवर्किंग में कि आप अगर कभी ऐसा किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो वहां पे मुझे एक सेमिनार में पता चला कि यूट्यूब पे, इस शब्द को मैं अब जोर से कहूंगा, स्माइल लेके कहूंगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे चेंजिंग वर्ड है। इसी ने मुझे लाइफ को एक पावरोटी बेचने वाला पावरोटिया से मुझे एक यूट्यूबर बनाया, मुझे अच्छी जिंदगी दी, मुझे इज्जत दिया। आज जो आप सभी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वीडियोस देखते होंगे कि आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। उस समय कुछ भी नहीं था। आप आज वीडियो डालो, कल से आपकी अर्निंग शुरू, जैसे ही व्यूज आते आपकी अर्निंग शुरू। तो मैंने एक पहला वीडियो 24 अक्टूबर 2016 को अपलोड कर दिया यूट्यूब पे और उस वीडियो पे 108 व्यूज आए थे, मात्र 108 व्यूज। ऐसा भी नहीं था कि एकदम से झटके से वायरल हो गया। फिर मैं कंटिन्यू जो था यूट्यूब पे काम करने लगा। ऐसा करते 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 जब मेरा वीडियो यूट्यूब पे 40 से 50 हो गए, तब जाकर एक वीडियो पे इंगेजमेंट दिखा, एक वीडियो पे व्यूज नंबर बढ़ते जाए। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था 10, 20, 50 ऐसे दिखते थे ना, जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप खोलोगे तो आपको 30, 40 दिखेंगे, लेकिन एक वीडियो पे ना व्यूज बढ़ रही थी। तो जब मेरे चैनल पे इंगेजमेंट बढ़ा और उसी समय एक व्हाट्सएप का अपडेट आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, उस पर मैंने वीडियो बनाया, व्हाट्सएप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, मैंने उस पर वीडियो बनाया और उस वीडियो पे एकदम रातों रात ऐसा व्यूज आया। सिर्फ 57,000 आए थे अभी के मौसम से, लेकिन उस समय वो 57,000 नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना कि मुझे इतना खुशी लाया, इतना खुशी लाया। मैं जिनके साथ मुझे हेल्प करते थे, सचिन सर, नीरज सर, उनको मैंने रात को 3 बजे जगाया कि सर देखिए ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मतलब जब भी मैं रिफ्रेश करता था 20 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, 50 बढ़ गए, ऐसे बढ़ते थे रिफ्रेश करने पे। तो वीडियोज एकदम से जा रहा था, वायरल जा रहा था। और वहां से मैंने अपने ऑडियंस को समझा और उसके बाद मैं उसी टॉपिक्स पे, वही टॉपिक्स पे कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करते गया। धीरे 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 मेरी अर्निंग होते गई। अब देखिए
मेरे लाइफ में मैंने आपको कहा कि मेरे लाइफ पे अगर कहानी फिल्म बनेगी तो वो हिट होगी। यहाँ पे जो बच्चा अब अच्छी जिंदगी के सपने देख रहा था क्योंकि उसके पास डॉलर दिख रहे थे, और मैं 4 महीने के अंदर इतना पैसा कमा लिया था कि मेरे को वहां पे 1.5 लाख रुपए शो कर रहे थे। अब 1 तारीख को जून में मेरे बैंक के अंदर पैसे जमा हो गए। साहब इतना खुशी ना, इतना खुशी मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, ये तो बताया था कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, पैसे आने लगेंगे, लेकिन मैंने नहीं बताया कि पैसे आ गए हैं। मैं एटीएम कार्ड लिया और चला गया एटीएम के अंदर, पैसे मैंने 6,000 रुपये निकाल लिए। लेकिन अब देखो वहां पे क्या घटना हुआ। वहां पे मेरे से एटीएम एक्सचेंज हो गया। 2 बंदे आए पीछे से, मैं मिनी स्टेटमेंट देखने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, कैसे यकीन हो जाएगा भाई, जो बंदा 2 साल में सिर्फ 30,000 रुपये अपने बैंक में जमा किया, 2 सालों में, उसे 4 महीने में यूट्यूब कैसे दे सकता है यार 1.5 लाख रुपए, कैसे? कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो उस चीज को कंफर्मेशन के लिए मैंने वापस एटीएम लगाया था, स्टेटमेंट देखा, मिनी स्टेटमेंट एटीएम में, तो देखा कि वहां पे मेरे 1,82,000 से घट के 1,76,000 हो गया। बड़ा खुशी हुआ यार। और मैं उस खुशी को लेकर घर आ ही रहा था, बीच में मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, रसगुल्ले ले लिए, घर पे आया, सबको सरप्राइज दिया कि देख लो मुझे 1.5 लाख रुपए यूट्यूब से पैसे आ गए। हम लोग सब लोग खुशी खुशी से पार्टी किए, मस्ती हुआ, और फिर मैं वीडियो बनाने के लिए लग गया। लेकिन अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि एटीएम से मेरा एटीएम कार्ड एक्सचेंज हो गया। मैं वीडियो बना ही रहा था कि मुझे वहीं पे एक एसएमएस आया कि आपके अकाउंट से 40,000 रुपए निकल गए। हाथ पैर एकदम थर थर कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। आनन फानन में मैं गया बैंक में, स्टेटमेंट देखा तो वहां पे देखा कि सिर्फ 40,000 नहीं निकले हैं, 40,000 करके 4 बार निकले हैं, और एक बार 16,000 निकला है। 1,76,000 रुपए सफाचट। ये सब कुछ देखते हुए शाम तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी, पूरा एकदम बेहोशी टाइप का हालत था। मेरे मझले भैया, बड़के भैया और मेरी मम्मी सब ने मुझे टांग टूंग कर घर पे 1 किलोमीटर दूर था लेकर आ गए। सब ने मुझे समझाया कि तू ही किया था, तेरा ही कमाया हुआ है, तू फिर से कर लेगा। लेकिन अब क्या था कि मैं समझ ही गया था। अब देखो मेरी नजर में दिख रहा था, अगली पेमेंट दिख रही थी यूट्यूब की। उस समय मैं 40,000 रुपए कमाने लायक हो गया था, तो मेरा अगला पेमेंट 40,000 रुपये आता। मैंने बताया कि 40,000 रुपये देखो नेक्स्ट मंथ मेरा आएगा। वहां से मुझे मोटिवेशन आगे का मिलते गया, काम करते गया। फिर जो 40,000 रुपये मैं कमाने वाला बना था, वो धीरे धीरे कुछ दिन उसमें ग्रोथ दिखा। 40 से मेरा 1 लाख हो गया, एक बार 1,27,000 पेमेंट आ गया। तो अब मेरी जो पेमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रही थी। तो अब जो है कि जिस बंदे के पास एक छत नहीं था, जैसे पिताजी का पैर फिसल कर देहांत हो गया, अब वो अपनी जिंदगी संवारने के लिए सोच रहा था। अब मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे हो गए थे। मैंने अपना पुराना मकान ही तोड़ा और उसी पे अपना एक नया घर बना। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था उस समय, शुरुआती के मैं बता रहा हूँ, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, न ट्राइपॉड था, न माइक था, न अच्छा फोन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मेरे पास ट्राइपॉड आ गया था, लाइट्स आ गए थे, कैमरा में ले लिया, फोन ले लिया अच्छा, और लोकेशन भी मेरे पास अच्छा आ गया। अब मैं फेस कैम वीडियो बनाना लगा। अब मेरा जो प्लान बी था, बैकअप प्लान, वो मैं धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करने लगा। तो अब मैंने अर्निंग का जो सोर्स है वो और बढ़ा लिया। अब मैं स्पॉन्सर से कमा ही रहा था, यूट्यूब से भी आ रहा था। अब मैंने वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट से मेरी अर्निंग आ गई। अब धीरे धीरे और मैं बढ़ा, तो अब मैंने एप्लीकेशन बना लिया। तो प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन मैंने पब्लिश कर दिया। अब मेरा अर्निंग जो है वो अब बढ़कर, जहां से 40,000 हुआ था, 1 लाख हुआ था, अब मैं यूट्यूब से और ऑनलाइन सोर्सों से मिलाकर 5 से 6 लाख रुपए कमाता। जो बंदा कुछ नहीं कर पाता था, जिसे लोग कुछ भी चिढ़ा देते थे, कुछ भी नाम दे देते थे, अब वो मैंने इज्जत कमा ली है और आगे कंटिन्यू मैं करूंगा। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ। तो ये थी जिंदगी की बेहतरीन कहानी इस शख्स की। ये शख्स ने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां उठाई एंड ऑफ कोर्स सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें देता है, लेकिन जब वो आपको अता फरमाता है तो उसकी कोई भी इंसान उस चीज की बिल्कुल भी रेस लगा ही नहीं सकता है। जी हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमाल में जब रख लेता है तब तो सिर्फ देखते बनता है वो मंजर। उसने अपने बाप को भी खोया, अपनी बहुत सारी चीजों को खोया, यहाँ तक कि देखने वाली बात तो ये थी कि उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपनी वो इनकम खोई जो उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, क्योंकि उसका एटीएम कार्ड एक्सचेंज हो गया था। ये मुझे मतलब देख के सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कि एक इंसान ने हद से ज्यादा मेहनत करी एंड स्टिल ही हैज लॉस्ट हिज एवरीथिंग व्हाटएवर ही गॉट फ्रॉम दैट। तो फिर भी जिसे पैसा बनाना आता है ना, जिसे अल्लाह ताला पे भरोसा होता है, वो कभी भी जिंदगी में हारता नहीं है। जो शख्स, जिस बच्चे ने अपने 1-1.5 लाख रुपए 4 टाइम्स 40-40 हजार रुपए हटवा दिए और तब भी उसने हार नहीं मानी, और आज वो 40,000 तो दूर की बात है, आज वो 10-20 टाइम्स उससे कई गुना ज्यादा पर मंथ कमाता है। तो कभी भी आपको अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला पे ऐसा भरोसा रखो कि अल्लाह ताला सब कुछ आपको अता फरमाएगा। उससे इश्क करो, मोहब्बत करो। अल्लाह से अगर मोहब्बत हो गई ना आपको, तो जिंदगी की ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। ये आप अपने दिल में बस ख्याल कर लो कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आती है, सब कुछ आपकी आजमाइश है। कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। जी नहीं, वो आपकी आजमाइश है। आपको उस आजमाइश को पूरी तरीके से उसमें पास होना है अल्लाह के सामने, और जिस दिन आप पास हो जाते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो अता फरमाता है जो किसी ने भी नहीं देखा है। आपकी ख्वाहिशें क्या, आप करोड़ों ख्वाहिशें लेके आ जाओ, अल्लाह आपको सब कुछ अता फरमाएगा। लेकिन क्योंकि आप एक इंसान हो, आप इस दुनिया में हो, क्योंकि अल्लाह एक छुपा हुआ है, वो हमारे सामने नहीं है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है, वो हमारे साथ है लेकिन हमें नहीं दिखता। लेकिन क्या है ना कि जिसका नाम है ना, अल्लाह का एक नाम है अल बातिन, जिसका मतलब होता है कि वो छुपा हुआ है। ऑफकोर्स वो हमसे छुपा हुआ है, वो सातों आसमान के ऊपर अर्श पर वो है, लेकिन वो तब भी हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमें वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला में ऐसी शक्ति है कि वो सबकी आवाजें एक साथ सुन सकता है। हमें वो शक्ति अल्लाह ने नहीं दी है। जब 10 लोग एक साथ बात करते हैं ना, तो हमें नहीं समझ में आता है किसी एक का भी मतलब कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला में वो है जो किसी में नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो गालिब है, आलिमुल गैब का मालिक है वो। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ जितनी भी करे ना उतनी कम है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, और उससे पहले आपको अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखना है। चाहे जिंदगी में कैसे भी क्यों ना मोड़ आ जाए, आपको अपनी जिंदगी में अल्लाह पे इतना भरोसा रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सब कुछ अता फरमाएगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाए, वो सब आपकी आजमाइशें हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी जिंदगी में भूल से भी अल्लाह तबारक व तआला पे उंगली मत उठाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ये आजमाइश है आपकी और ये होना जरूरी है। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में बिना आजमाइशों के जीने का कोई मजा नहीं है, बस आपको उसे पार करना है। और जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तब तो आपको नहीं याद आता है ना। तो ये सारी चीजें इंसान में होती हैं, लेकिन इंसान अगर अपनी नफ्स को कंट्रोल करना जान ले, वही है अल्लाह का सच्चा बंदा। जी हाँ, तो बस इस बात पे ध्यान रखिए, और जिस तरीके से आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप भी करिए। आजमाइशें जिंदगी भर आएंगी, लेकिन आपका स्ट्रगल के बाद का जो सक्सेस होगा ना, वो बेहतरीन होगा, जिसे किसी ने भी नहीं देखा होगा, वो आप देखेंगे। अब बस अल्लाह हम सब की हलाल बातों को, हलाल ख्वाहिशों को, जायज़ बातों को, जायज़ ख्वाहिशों को बस हमारी पूरी करे, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ आमाल में रखे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम बार बार अल्लाह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो आपकी आजमाइश होती है, इसलिए हम यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की बात कर रहे हैं। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप सारी चीजें अल्लाह की
अल्लाह ने जो किस्मत बनाई है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन उन सब में सबसे अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी आजमाइशों के बाद हमें सक्सेसफुल रिजल्ट देते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए और यहीं से हम वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से आप भी मेहनत करिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करिए। बस यही है हमारी जिंदगी, और कब्र में जाने की तैयारी करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।